डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने अमेरिकी राजनीति और दुनिया की दिशा और दशा दोनों को तेजी से बदल दिया। भारी टैरिफ, सख्त इमिग्रेशन फैसले, सरकारी ढांचे में बड़े बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से दूरी। ट्रंप की नीतियों ने समर्थकों और आलोचकों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पिछले 15 महीनों में दुनिया ने अमेरिका की ऐसी नीति देखी है जिसने सिर्फ देशों की सीमाएं ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के नियम भी बदल दिए। कभी लाखों लोगों का मास डिपोर्टेशन, कभी व्यापार पर टैरिफ की चोट, कभी नागरिकता कानून को बदलने की कोशिश, तो कभी दूसरे देशों की सत्ता तक बदलने वाले ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले सिर्फ अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं रहे बल्कि दुनिया के हर महाद्वीप पर उसका असर महसूस किया गया। ये समस्या सबसे बड़ी इस वक्त ये है कि अमेरिका किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा है इस युद्ध के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों युद्ध हुआ। तो इसीलिए जो उनके सबसे बड़े खास नेटो पार्टनर्स हैं, यूरोपियन पार्टनर्स हैं, आप सोचिए कभी आज तक नहीं देखा होगा आपने कि उन्होंने स्पेन ने, फ्रांस ने, यूके ने, इटली ने अमेरिकन बेसिस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, एयर स्पेस तक बंद कर दिया, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसराइल को यूके ने बंद कर दिया, अपना फ्रांस ने और यूके ने वो भेजने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि और एशिया में तो सब कंट्रीज सफ़र कर ही रहे हैं, तो इसका फ़ायदा किसको हुआ। देखिए चाइना चुपचाप बैठे उसका फ़ायदा उठा रहा है, रशिया को ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो उससे उसको फ़ायदा हुआ, सेंक्शंस हट गई। ईरान का खुद का ऑयल वो अब सेंक्शन हटा दी उन्होंने, तो ईरान को जो पहले मान लीजिए $47 में बेचता था, आज वो $110 में उस ऑयल को बेच रहा है, तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो अमेरिका का ही नुकसान है सारी चीज़ों के अंदर में। मास डिपोर्टेशन ट्रंप प्रशासन की सबसे कठोर नीति रही। बड़े पैमाने पर अमेरिका से अवैध रूप से रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया गया। (2026) की शुरुआत तक लगभग 5,40,000 लोगों को देश से बाहर भेजा गया। 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. इस अभियान में कार्गो विमानों का इस्तेमाल हुआ और दुनिया भर में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश भेजा गया। भारत में भी सैकड़ों लोगों को भेजा गया जो अवैध तरीके से यूएस पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद सबसे बड़ा झटका दुनिया को व्यापार नीति में मिला। अमेरिका फर्स्ट के नाम पर ट्रंप ने आयात करने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। भारत, कनाडा, मेक्सिको, यूरोप, चीन पर नए आर्थिक दबाव बन गए। इन टैरिफ्स का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली और निवेशकों में डर का माहौल बन गया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के विवादित फैसलों में एक बड़ा मुद्दा रहा टैरिफ वॉर भी। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि अब व्यापार भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों पर उन्होंने भारी भरकम टैरिफ लगाए। यूरोप के सहयोगियों को भी कोई रियायत नहीं थी, भारी टैरिफ उन पर भी लगाए गए। ट्रंप का तर्क था कि दशकों से अमेरिका के साथ व्यापार में नाइंसाफी हो रही है, अमेरिका घाटे का सामना कर रहा है और इसीलिए उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति में टैरिफ एक मजबूत हथियार है जिसका वो खुलकर इस्तेमाल करेंगे। इस साल अप्रैल में जब उन्होंने चाइना पर 100% से ज्यादा टैरिफ लगाए थे, तो चाइना पर नहीं टैरिफ लगाया और चाइना ने जो रेयर अर्थ्स हैं उन पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया और अमेरिकी जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको इन रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत थी, वो इनको नहीं पा सके, तो उनके प्रोडक्शन पे असर हो रहा था। फिर ट्रंप ने अपना पॉलिसी बदल दिया, तो वो भी समझ गए हैं कि अगर वो ट्रेड वॉर के रुख में जाते हैं तो बाकी देश भी रिएक्ट करेंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में आए। इसीलिए उन्होंने जो भी अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट किए थे यूरोप के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, उसमें इन देशों ने ये कहा था कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। यूरोप ने कहा कि हम $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जापान ने कहा हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, साउथ कोरिया ने कहा $350 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो उनकी ये रणनीति है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और बाकी देश अमेरिका में आके इन्वेस्ट करें,
ताकि जो 1919 के 90 के बाद हुआ था तो उस ट्रेंड को वो थोड़ा बदल सके। कुछ महीनों के बाद कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाए। यूरोप और चीन ने चेतावनी दी, भारत ने दबाव बनाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान भी ट्रंप ने दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया और मेटल पर 50%। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे विवादित घरेलू फैसलों में से एक है बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की कोशिश। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि गैर नागरिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये फैसला सीधे अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ था। नतीजा ये हुआ कि मामला कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट जून में अपना फैसला सुनाने वाली है। समर्थकों का कहना है कि इससे अवैध इमिग्रेशन पर रोक लगेगी, लेकिन विरोधियों ने कहा था कि अमेरिकी पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। One of the most important initiatives is DOGE. ट्रंप शासन का सबसे चौंकाने वाला प्रयोग रहा था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE। इस विभाग की कमान दी गई थी अरबपति एलन मस्क को। ट्रंप का लक्ष्य था कि सरकारी खर्च कम हो, एजेंसियों को रिस्ट्रक्चर किया जाए, लेकिन जल्द ही विवाद शुरू हो गया। USAID समेत कई संस्थाओं के कार्यक्रम बंद कर दिए गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% से ज्यादा योजनाएं खत्म कर दी गई। सरकार का दावा था कि टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का आरोप था कि मानवीय सहायता और वैश्विक विकास कार्यक्रम कमजोर किए जा रहे हैं। ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आते ही अमेरिका को WHO और पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर निकाल लिया था। ट्रंप का कहना था कि ये संस्थाएं अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ काम करती हैं और राजनीतिक पक्षपात से प्रभावित है। अभी जो भी यूएस कर रहा है, नेटो तो खैर उनका अपना एक गुट है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को भी कोई महत्व नहीं दे रहे हैं और करीब 60-70 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बाहर निकल आया है। तो उनकी अभी ये पॉलिसी रही है कि अमेरिका जो चाहता है वो अनाउंस करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मल्टीलैटरल ग्रुपिंग या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। वो कहते हैं ये हमारी सॉवरेंटी है, हम अपनी सॉवरेंटी को ध्यान में रखते हुए जो हम अपने हित में समझेंगे फैसला लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में इसका अमेरिका पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि महामारी जैसे संकटों में वैश्विक सहयोग कमजोर होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि जलवायु बदलाव के खिलाफ लड़ाई को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन एक बार जब ट्रंप ने फैसला कर लिया तो यूएस आज तक WHO और पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर है। 3 जनवरी की ये तस्वीर है जब ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला पर आधी रात को हमला किया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को अमेरिकी सैनिक अगवा कर लेते हैं। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. दुनिया हैरान रह गई थी इस ऑपरेशन को देखकर, क्योंकि इस बार किसी स्वतंत्र देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को उसी के देश से अगवा कर लिया गया था। अमेरिका इस बार
तेल के बहाने से नहीं उलझ रहा था वेनेजुएला से, इस बार ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा रहा था। Land strikes on Venezuela. It's land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. You know, if we were in a war and we lost 300,000 people in a year, because that's what the real number is. It's not 100. You know, you keep hearing 100. And it's a lot worse than that because the families are devastated when they lose their child. If we were in a war and we lost 2 or 300,000, but I think it's more than 300,000, and that's a war that's like a war that would be unparalleled. Nobody's ever seen anything like that, and that's what's happening. So it doesn't necessarily have to be in Venezuela. It's people that are bringing in drugs to our country or target. दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आंकड़ों के मुताबिक इस लैटिन अमेरिकी देश के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद है। ये दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 17 से 18% हिस्सा है। यानी हर 5वां बैरल तेल वेनेजुएला की धरती के नीचे दबा हुआ है। और वही हाल ईरान का भी है। ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और यहाँ भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है।